जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हिंदी में आज का हमारा जो टॉपिक है छंद। छंद का प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी आती है आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। देखिए, जो व्याकरण का पोर्शन है, ठीक है, संज्ञा से अव्यय तक, वर्णमाला और छंद, रस, अलंकार, ये जितने पोर्शन है इससे आपको 2-2, 3-3 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत अगर इसमें ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर इनको आप समझ लेते हैं तो जैसे मैथ में प्रश्न अगर आपको लगाना आता है तो उसमें उत्तर के गलत होने की गुंजाइश नहीं रहती है, तो उसी प्रकार से अगर इसमें आपको बेसिक पता है हिंदी का कि रस जो होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे, या फिर जो हमारी संधियाँ होती हैं उनके क्या नियम हैं, तो अगर इसका बेसिक पता है तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है छंद। तो देखते हैं छंद कहते किसे हैं। देखिए, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, छंद क्या होता है। जो कोई भी पद्य रचना होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं कि वर्ण होते हैं, ठीक है, अक्षर होते हैं, है ना। तो उनकी संख्या, उन अक्षरों के क्रम या उन अक्षरों की मात्राओं की गणना के आधार पर, उनकी यति मतलब कहाँ पे रुकना है ना, और गति, गति मतलब प्रवाह, तो इनसे संबंधित जो विशिष्ट नियम होते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि किन छंदों के क्या नियम होते हैं। तो उनसे, उनके जो नियम होते हैं उनसे जो नियोजित होती है पद्य रचना, वो क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे, आह्लादित मतलब जो प्रसन्न करे, वह छंद है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि चंदति हस्यति येन दीप्यते वा तच्छंद, अर्थात जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वो छंद है। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना, ठीक है। आह्लादित, आह्लाद जो है ये, इसका अर्थ होता है खुश करना, खुश है ना, खुशी। तो छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट करने लायक है, आप इसको नोट कर लीजिए। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। पिंगल क्यों है? क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि को ही माना जाता है। पिंगल ऋषि जो थे ये छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, ये पिंगल ऋषि। तो इनको जो है, इनके नाम पर ही छंद का दूसरा नाम पिंगल कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद के अंग, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, छंद जो है उसको समझने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो इन अंगों पर आधारित हैं, मतलब छंद के अंगों पर आधारित हैं जो नियम बनाए गए हैं। देखो, पहला जो अंग होता है छंद का वो होता है चरण, पद या पाद, ठीक है। चरण जो होता है ये पहला अंग होता है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए अंग कौन कौन से हैं। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या, क्रम और गण। संख्या, क्रम और गण मतलब संख्या किसकी बात हो रही है? संख्या बात हो रही है वर्णों की, ठीक है। तो वर्णों की संख्या, उनका क्रम और गण। गण क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लघु और गुरु ये छंदों के अंग हैं। गति, गति मतलब प्रवाह, जैसे कोई लय, लय समझ सकते हो, लय है ना। यति, यति या विराम, ठीक है। तुक, तो ये जो है 7 अंग होते हैं छंदों के, ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप नोट करते चलिए। नोट साथ साथ में आप जब पढ़िए तो साथ साथ में अपना पेन और कॉपी लेकर के जो मैं बताता रहूं कि ये महत्वपूर्ण है उसको नोट जरूर कर लीजिए, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का अंग नहीं है, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा छंद का अंग है। अब आपको उसमें दे दिया जाएगा कई सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें एक यति दे दिया गया, तो यति अगर आपने पढ़ा है तो कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण या पद या पाद क्या होते हैं? देखिए, छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, ठीक है। छंद का जो 1/4 हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा,
ये जो हैं ये 4 चरण हैं इनमें, लेकिन लिखे 2 ही में जाते हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। यहाँ पर पंक्ति नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रश्न पूछा गया है इसको लेकर के। आगे है, हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों में अर्थात 6 दलों में होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं छंद वो 6 दलों में होते हैं। जैसे कुंडलिया, छप्पय, ये जो छंद हैं ये 6 पंक्तियों के हैं। ठीक है, इनमें होता क्या है, ये 2 छंदों के योग से बनते हैं। जो ऐसे छंद होते हैं जो 6 पंक्तियां जिनमें होती हैं या 6 दल जिनमें होते हैं, ऐसे छंद जो है 2 छंदों के योग से बनते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो ध्यान देने की चीज़ इसमें क्या है, नोट करने की चीज़ ये है कि जो छंद होते हैं उनमें 4 चरण होते हैं। छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति जो होती है छंद की, पंक्ति ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं दल। ये ध्यान देने की चीज़ है, क्या कहते हैं? दल कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। ठीक है, जैसे दोहा में आपके 4 चरण हैं, तो पहला और तीसरा जो चरण होगा ये विषम चरण होगा। समचरण और विषम चरण, तो पहला और जो तीसरा चरण होगा वो होगा विषम चरण, और दूसरा और चौथा जो चरण होगा वो होगा समचरण। देखिए, वर्ण और मात्रा, हमने चरण समझा क्या होता है। अब उसके बाद छंद का दूसरा भाग क्या है, वर्ण और मात्रा। तो वर्ण हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है वर्ण क्या होते हैं। देखो, वर्ण या अक्षर, वर्ण और मात्रा में डिफरेंस है, ये हम अभी बताएंगे आपको। वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ को कहते हैं। वर्ण क्या? ध्वनियाँ हैं। हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनियों को किसे कहते हैं। तो देखिए, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण। ह्रस्व मतलब छोटे वाले, अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्र, है ना, इस तरह के वर्ण जिनमें छोटी मात्राएं आती हैं। अब मात्राओं की बात हमने, आप इसमें देख रहे होंगे कि एक क भी लिखा हुआ है, क, बाकी तो सारे स्वर हैं लेकिन क व्यंजन है। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन जो है वो उसमें स्वर छिपा रहता है। ठीक है, अगर जैसे क के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम ये जानते हैं कि वहां पर अ जो है वो छिपा हुआ है, अकार, है ना। तो ये ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व वर्ण हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्ण कौन से होते हैं या दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ, ये सब जो है दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं। ये आप समझते चलिए, क्योंकि अभी जब हम आपको आगे छंद में आगे बढ़ेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता साबित होगी वहाँ पे। मात्रा क्या होती है? तो वर्ण की बात हो गई। मात्रा क्या होती है? मात्रा जो है किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 1 मात्रा, और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा कहते हैं। इस तरह की मात्राएं होती हैं, आप अधिकतर देखते होंगे। ये जो मात्रा है ये होती है ह्रस्व, है ना, और ये जो मात्रा होती है ये होती है दीर्घ। तो जो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं 1 मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं 2 मात्रा। इनका भी उपयोगिता भी आगे है, मैं जब छंद में आगे बढ़ूंगा तो इसकी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये छंद के आधार हैं, तो इनको समझते चलिए। जहाँ पे समझ में ना आए वीडियो रोक करके एक बार पढ़िए और इसको फिर से सुनिए, देखिए। अब देखिए, मात्रा भी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक ह्रस्व और दूसरी दीर्घ। तो ह्रस्व मात्राएं कौन सी हैं? अ, ई, उ, री, छोटी मात्राएं। दीर्घ कौन सी हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी की सभी दीर्घ मात्राएं हैं। चलिए, वर्ण और मात्रा की गणना कैसे करते हैं? देखो, वर्ण की गणना कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम वाणिक और मात्रिक छंद जब डिस्कस करेंगे तो उसमें इनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। वाणिक छंद में आप वर्ण गिनते हो और मात्रिक छंद में मात्राएं गिनते हो। ठीक है, तो वर्ण की गणना कैसे करते हैं? ह्रस्व स्वर वाले वर्ण
एक वर्णिक अ ई उ री क की कु क्र, ये एक वर्णिक हैं ह्रस्व स्वर वाले। दीर्घ स्वर वाले वर्ण एक वर्णिक आ ई उ ए ऐ ओ औ का की। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ये मतलब नहीं होता, जब हम वर्णों की गणना करते हैं तो उसमें हमें ये नहीं देखना होता है कि उसमें ह्रस्व मात्रा है या फिर दीर्घ मात्रा है, उसमें हमें वर्ण गिनना है। जैसे का में अगर बड़ा का डंडा लगा हुआ है ना, तो वो का एक वर्ण है, लेकिन अगर मात्रा की बात करें तो उसमें दो मात्राएं हैं। ठीक है, इस अंतर को समझिएगा जरा। तो वर्ण की गणना हम कैसे करते हैं, वर्ण में हम वर्ण गिनते हैं, जैसे चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जैसे अ आ, तो अ भी एक वर्ण है और आ भी एक वर्ण है, क भी एक वर्ण है और का भी एक वर्ण है ना। चलिए मात्रा की गणना कैसे करते हैं, देखो यहीं पर अंतर स्पष्ट हो जाएगा। मात्रा की गणना कैसे करते हैं, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक कौन कौन से, अ ई उ री। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, कौन, दीर्घ स्वर जो होते हैं द्विमात्रिक होते हैं और ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं। ये मूल अंतर है, आप समझिए इस बात को। वर्णों में हम पूरा पूरा वर्ण गिनते हैं, जैसे अगर का में बड़ा का डंडा लगा हुआ है तो का लिखा हुआ है तो हम उसको वर्ण गिनेंगे एक ही है, लेकिन अगर उसमें मात्रा गिनेंगे तो मात्राएं दो हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें दीर्घ वर्ण की जितना हमको समय लग रहा है, दीर्घ स्वर के जितना समय लग रहा है उसको बोलने में, उच्चारण में, तो वहां पे मात्राएं दो होंगी। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि क, इसमें एक मात्रा है और ये एक वर्ण है, लेकिन अगर हम बात करें का, तो इसमें ये वर्ण एक है लेकिन मात्राएं दो हैं। इस अंतर को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण और मात्रा में अंतर, यही जो अंतर मैंने बताया ये दोबारा लिखा हुआ है। भरत और भारती शब्द को लें, ठीक है, तो दोनों में तीन वर्ण हैं, भारत भारती, तीन वर्ण हैं। हट जा काके। हाँ, तो देखिए भरत और भारती शब्द को लें अगर, तो दोनों में तीन वर्ण हैं, भरत, और भारती में भा र और ती। ठीक है, तीन वर्ण हैं, दोनों में तीन वर्ण हैं। लेकिन अगर मात्रा गिने तो भरत में देखो भा में एक मात्रा, रा में एक मात्रा, ता में एक मात्रा। भारती को अगर लें तो भारती में भा में दो मात्राएं, ठीक है, रा में एक मात्रा और ती में फिर दो मात्राएं। तो इस तरह से इनका सूत्र बनेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्या, क्रम और गण, ये भी छंद का हिस्सा है, छंद का भाग है। संख्या क्रम क्या होता है और गण क्या होते हैं। उम्मीद है आपको वर्ण और मात्रा में अंतर समझ में आ गया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आगे आने जो हम डिस्कस करेंगे उसमें इसका रोल है बहुत ज़्यादा, छंदों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक करके और दोबारा देखिए। चलिए संख्या, क्रम और गण की बात करते हैं। तो वर्णों और मात्राओं की सामान्य गणना को संख्या कहते हैं। मतलब चाहे अगर वाणिक छंद की बात कर रहे हैं तो उसमें जो वर्णों की गणना है, या मात्रिक छंद की बात कर रहे हैं तो मात्राओं की गणना है, तो जो इनकी सामान्य गणना होती है उसे हम कहते हैं संख्या। ठीक है, कितने वर्ण हैं या कितनी मात्राएं हैं। किंतु कहां पर लघु वर्ण है और कहां पर गुरु वर्ण है, ठीक है, मतलब कहां पर लघु वर्ण आएगा, कहां पर गुरु वर्ण आएगा, या फिर कहां पर जो है ह्रस्व मात्रा आएगी, कहां पर दीर्घ मात्रा आएगी, इसके क्रम के नियोजन, मतलब इसके नियोजन को, ये चीज जो विन्यास को, अर्थात इसके विन्यास को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे दोहा में या सोरठा में मात्राएं निश्चित रहती हैं कि भाई पहले में 13-11 13-11 का कॉम्बिनेशन होगा, 11-13 का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, इस तरह से ये नियत रहती है। तो इस नियोजन को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी परिभाषा भी आई हुई है आपके पिछले एग्जाम्स में, तो आप इसको नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्र में तीन मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। तीन मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। देखो जैसे हमने बात करी कि आपको एक शब्द लिखा हुआ था भारती, भारती, ठीक है, तो इसमें अगर हम मात्राओं की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको गण कहते हैं। तीन मात्राओं या तीन
वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं या 3 मात्राओं के समुदाय को गण कहते हैं। ठीक है, कैसे हम इस बात को समझेंगे अभी देखिए। देखिए, वाणिक छंद में वर्णों की संख्या नियत रहती है, वर्णों का लघु गुरु क्रम भी नियत रहता है। मतलब जो वाणिक छंद होते हैं उनमें क्या होता है, वर्णों की संख्या नियत रहती है और वर्णों का लघु गुरु क्रम भी नियत रहता है, वर्णों का लघु गुरु क्रम भी नियत रहता है। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण मान लिया जाता है। ठीक है, ये सुविधानुसार ऐसा काम किया जाता है कि 3 मात्राओं या वर्णों का जो समूह होता है उसको गण मान लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गण, प्रश्न आता है कि गण कितनी मात्राओं या वर्णों का समूह होता है, तो गण होता है 3 वर्णों का समूह। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप 3 करेंगे। इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वाणिक वृंतों या छंदों में होता है। ठीक है, अतः इन्हें वाणिक गण भी कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 है, इनके ही उलटफेर से छंदों की रचना होती है। मतलब ये जो गण हैं इनकी संख्या 8 है और इन्हीं के उलटफेर से, ठीक है, छंदों की रचना होती अलग अलग। इन गणों के नाम, लक्षण, चिन्ह और उदाहरण इस प्रकार से हैं, डिस्कस करते हैं हम। देखिए, जैसे पहले तो गण समझ लीजिए कौन कौन से हैं। तो गण है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, इनका फार्मूला अभी मैंने आगे लिख रखा है, वो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये आपके गण हैं। ठीक है, वर्ण क्रम समझाया गया है। तो वर्ण क्रम जो लिखा हुआ है आप इसको मत पढ़िए, आप चिन्ह देखिए, उससे मैं समझाऊंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला है यगण। यगण का चिन्ह जो है वो क्या है, सबसे पहले लघु, उसके बाद में गुरु और उसके बाद में गुरु। ठीक है, उदाहरण, इसका एक उदाहरण दिया हुआ है बहाना। तो बा में देखिए क्या है, लघु है, बहाना है ना। बा में क्या है, लघु है। हा में दीर्घ स्वर है तो इसलिए यहां पर क्या होगा, गुरु होगा, है ना। उसके बाद में ना में भी गुरु होगा, है ना, ना में भी गुरु होगा, ये इस तरह का बनेगा। तो ये आपका बहाना। अब हम बात करें, ये तो यगण की बात हो गई। मगण की अगर बात करें तो मगण में क्या होता है, ये होता है मगण में, ये मिसिंग है। ठीक है, मतलब एक मिनट, इस तरह से बनता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये थोड़ा सा एक मिसिंग है, ये होता है। ठीक है, मतलब तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, आपके गुरु होंगे। जैसे मगण में हम देखते हैं, मगण में क्या होता है, आदि मध्य अंत गुरु। ठीक है, आदि और मध्य और अंत तीनों ये गुरु होंगे, है ना। तो जैसे आजादी, आजादी जो है ये मगण की श्रेणी में आता है। आ, बड़ा आ दीर्घ है या गुरु है, जा दीर्घ स्वर है, गुरु है, दी दीर्घ है, गुरु है। ठीक है, तो ये जो है ये मगण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार तगण में आप क्या देख रहे हैं, तगण में आप देख रहे हैं कि आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत लघु। मतलब तगण में क्या होगा, आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत लघु। जैसे बाजार, बाजार शब्द है तो बाजार में बा, जा और र। ठीक है, तो बा और जा जो है इसमें गुरु हैं, ये गुरु वर्ण हैं। ठीक है, मतलब ह्रस्व दीर्घ मात्राएं हैं, और र जो है ये लघु वर्ण है, इसमें ह्रस्व मात्रा है। ठीक है, इसी प्रकार से रगण है। रगण में उम्मीद है आपको इस समझ में आ रहा होगा मात्राओं का क्या खेल है। देखिए, जो यगण होता है, यगण ऐसा शब्द होता है जिसमें शुरुआत होती है लघु से और मध्य और अंत जो होता है ये गुरु होता है। इसी प्रकार मगण जो होता है इसमें 3 के तीनों गुरु होते हैं, आदि मध्य और अंत, ये 3 के तीनों गुरु होते हैं। ये इस तरह से लिख लीजिएगा। तगण जो होता है इसमें आदि और मध्य ये गुरु होता है, अंत लघु होता है। जैसे बाजार,
रगण जो होता है इसमें आदि गुरु होता है, मध्य लघु होता है और अंत गुरु होता है। जैसे नीरजा, अब नीरजा की बात हो रही है तो नी जो है ये क्या है, गुरु है। गुरु मतलब जिसमें दो मात्राओं के बराबर समय लग रहा हो या जिसमें दीर्घ समय लग रहा हो, है ना। र नी र क्या है, लघु है। जा क्या है, गुरु है। ठीक है, इस अंतर को समझिएगा आप। फिर जगण है, जगण में क्या होता है, आदि और अंत ये दोनों लघु होते हैं और मध्य गुरु होता है। जैसे प्रभाव, तो प्र और व ये दोनों क्या हैं, लघु हैं, और भा जो है ये दीर्घ है, गुरु है। भगण, भगण में क्या होता है, आदि गुरु होता है और मध्य और अंत लघु होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम एक बार देख लें, हम अभी फार्मूले से आपको बता देंगे, सूत्र जो आगे लिखा हुआ है उसमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भगण है, भगण में क्या होता है कि आदि गुरु मध्य लघु और अंत लघु होता है। जैसे नीरद, तो नीरद नी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये गुरु है। ठीक है, फिर र और द ये लघु हैं। नगण, नगण में क्या होता है, आदि मध्य अंत ये सब के सब लघु होते हैं, मतलब इनमें जो ह्रस्व स्वर रहते हैं, दीर्घ स्वर नहीं रहते। जैसे कमल। ठीक है, सगण, सगण क्या होता है, आदि लघु मध्य लघु और अंत गुरु होता है, मतलब इसमें प्रथम जो दो वर्ण होंगे वो लघु होंगे और अंतिम वर्ण जो होगा वो गुरु होगा। जैसे वसुधा, व और सु ये दोनों लघु हैं और धा ये गुरु है। समझते हैं इसको एक सूत्र के माध्यम से। देखिए सूत्र है यमाता राज भान सलका। ठीक है, इसमें आप देखिए टोटल 10 वर्ण हैं, य म, आप काउंट करिए मेरे साथ में, इसको समझ लीजिए सूत्र को, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए य म ता रा ज कितने हो गए, 1 2 3 4 5, भा न स ल गा कितने हो गए, आप गिनिए, 10 हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस चीज़ को समझ लीजिए, मैं आपको इस पर थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा इस सूत्र पे, और इसको ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप निकाल लोगे कौन सा गण है, और अभी बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो इसमें 10 वर्ण हैं। तो अब देखिए जो इसमें शुरुआत के 8 वर्ण हैं, कौन से, यमाता राज भान स। ठीक है, ये आपके जो गण हैं उनके प्रथमाक्षर हैं। एक बार पीछे चलते हैं, देखिए य म त र ज भ न स। ठीक है, तो ये इनके प्रथमाक्षर हैं, यमाता राज भानस। ठीक है, अब इससे हम सूत्र कैसे बनाएंगे, अब हमें इससे सूत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमें बनाना है यगण का सूत्र। देखिए यगण का सूत्र बनाना है हमें। ठीक है, तो यगण का सूत्र कैसे बनाएंगे, यगण में 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्ण हम इसमें ले लेते हैं, यानी कि य माता। ठीक है, यमाता हमने ले लिया, इसको समझ लीजिए अभी हो जाएगा क्लियर। तो य में देखिए य क्या है, लघु है, 1 मात्रा। माँ क्या है, दीर्घ है, दीर्घ की चिन्ह आएगी 2 मात्रा। ता क्या है, दीर्घ है, दीर्घ की चिन्ह आएगी 2 मात्रा। देखो इस प्रकार का ये इसका सूत्र बना है। एक बार पीछे चल के चेक करते हैं, देखिए ये गण का आदि लघु मध्य गुरु अंत गुरु, समझ में आया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा है मगण। मगण यानी कि हम यहां से लेते हैं दूसरे वर्ण से, 3 वर्ण ले लेंगे, माता रा। ठीक है, माता रा। अब माता रा में देखिए मगण का फार्मूला कैसे बनेगा। देखिए माँ गुरु है, ता गुरु है और रा गुरु है। ठीक है, ये हो गया आपका मगण का फार्मूला। देखते हैं पीछे मगण, हाँ बिल्कुल तीनों गुरु हैं, आदि मध्य और अंत, आदि मध्य और अंत तीनों गुरु हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो यह माँ के बाद ता आया ना, तो तगण हो गया। तगण में हम आगे के 3 ले लेते हैं, ताराज, ताराज। ठीक है, तो यहां देखिए ताराज, ता क्या है, गुरु है, रा क्या है, गुरु है, और ज क्या है, लघु है। समझ में आ रहा है ये। देखिए ता जो है ये दीर्घ स्वर है, तो 2 मात्राएं आएंगी, मतलब इस तरह का चिन्ह आएगा, इस तरह का चिन्ह आएगा ये।
रा क्या है, फिर दो मात्राएं, दीर्घ है ना। ज क्या है, एक मात्रा। तो अब देखिए ये इस तरह का फार्मूला इसका बना। एक बार चेक करते हैं तगण का। देखिए तगण का आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत लघु, ठीक है, यानी कि आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत लघु। इसी प्रकार से रगण की बात करें तो यमाता के बाद रा आया ना, तो रगण हो गया। तो राजभा, इसमें हम 3 ले लेंगे, राजभा। राजभा का देखते हैं जरा, राजभा का क्या हो जाएगा, देखो रा दीर्घ है, ज लघु है, और फिर भा दीर्घ है, यानी दीर्घ लघु दीर्घ, मतलब आदि दीर्घ, मध्य लघु और अंत दीर्घ। चेक करते हैं रगण में, हाँ बिल्कुल, आदि गुरु, मध्य लघु और अंत गुरु, ये फार्मूला है। देखिए हमने ही बनाया है, ठीक है। इसके बाद में रगण हो गया, फिर हम बात करेंगे जगण की। यमाता राज्य है ना, तो जगण की। जभान, जभान क्या है, जभान। तो जभान में आप देखिए क्या आएगा कि ज जो है ये लघु है, भा जो है ये दीर्घ है, भा ये दीर्घ है, फिर न ये भी लघु है, ठीक है। तो ये हो गया लघु दीर्घ लघु, ये जगण का फार्मूला हो गया। चेक करते हैं एक बार, जगण का हो गया लघु गुरु लघु, समझ में आया। हमने क्या निकाला, लघु गुरु लघु, तो जगण का हो गया। अब इसके बाद में भगण, फिर नगण, फिर सगण, ये 3 और बचे, ये भी इसी तरह से निकलेंगे। भगण का देख लेते हैं एक बार, तो भानस है ना, भानस, ये हो गया भगण का, भानस। तो भानस का दीर्घ लघु लघु, ठीक है, ये हो गया आपका भानस का। देखते हैं भगण का दीर्घ मतलब गुरु, और मध्य लघु और अंत लघु, ठीक है, तो ये हो गया भगण का। इसी प्रकार से नगण का क्या आएगा, नगण न के सहित आगे के 3 वर्ण ले लेते हैं। नसल, नसल मतलब तीनों के तीनों क्या हैं, लघु हैं। न स ल, एक एक मात्रा है ना, तीनों के तीनों लघु हैं। चेक करते हैं नगण, बिल्कुल आदि मध्य अंत तीनों के तीनों लघु हैं। अब सगण की बात करते हैं। सगण में सलगा, ये सलगा आगे ले लिया, तो सलगा, स एक मात्रा, ल एक मात्रा और गा 2 मात्राएं, तो मतलब लघु लघु और गुरु। तो सगण में लघु, आदि लघु, मध्य लघु और अंत गुरु। तो उम्मीद है ये आपको सूत्र समझ में आया होगा। आप वीडियो रोक करके इसको एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो में मैंने कोशिश करी है पूरी तरह समझाने की, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये सूत्र से आप किसी भी छंद में, ठीक है, गण निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का छंद हो। आगे हम प्रयास करेंगे भी गण निकालने के, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से 8 गण होते हैं, उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस सूत्र को आप याद रखिए, यमाता राज भान सलगा। इसमें जो ल और गा है, इससे कोई आगे गण नहीं बनता है, ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए दिया गया है कि इस तरह से निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु और गुरु, देखिए लघु और गुरु, हम अभी तक इस सूत्र में जो गणों की संख्या काउंट करते आए थे, तो हम आपको लघु और गुरु बार बार बता रहे थे। लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है। देखिए अ ई उ, इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है, ठीक है। मतलब ये स्वर हों ह्रस्व वाले, या फिर इनसे युक्त कोई व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में अभी हम आपको बताएंगे नियम। देखो जहाँ पे आधा व्यंजन होता है ना, तो आधा व्यंजन किसी काम का नहीं होता, ना तो वर्ण में गिना जाता है और ना ही उसकी मात्रा गिनी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन वो एक ही गिना जाएगा, लघु समझा जाता है। जैसे कलम, कलम तीनों वर्ण लघु हैं, कलम में तीनों वर्ण क्या हैं, लघु हैं, कलम है ना। इस शब्द का मात्रा चिन्ह क्या होगा, इस शब्द का मात्रा चिन्ह होगा, तीनों वर्ण लघु हैं, ये मात्रा चिन्ह होगा। ये जो बाद में लगा हुआ ये पूर्ण विराम का डंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो 4 मत समझ लीजिएगा, 3 ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं। जैसे अगर हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो उसे लघु माना जाएगा, दीर्घ नहीं माना जाएगा। अभी आपको जो अनुस्वार वाला मिलेगा वो दीर्घ के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। छंद का इतना विस्तृत जो है चर्चा आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी नहीं, तो इसको आप समझ लीजिए कायदे से। इतना टेक्निकली मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। तो चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनको लघु कहते हैं, ठीक है, ये भी लघु होते हैं, इनको लघु के अंतर्गत काउंट किया जाता है। गुरु की बात करें अगर, तो देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं, मतलब जिनमें जो ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनसे 2 गुना जिनमें समय लगता है, ऐसे मात्राएं या ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं, ठीक है। और इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनसे युक्त व्यंजन क्या होते हैं? गुरु होते हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की बात हो रही है। अगर व्यंजन में दीर्घ की मात्रा लगी है, कोई दीर्घ मात्रा लगी है, जैसे बड़ा की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, ए ओ औ इनकी मात्रा लगी है, तो ये क्या होते हैं? ये गुरु होते हैं। जैसे राजा, तो राजा में क्या है? रा और जा, इसका मात्रा चिन्ह क्या होगा? ये होगा, ठीक है। दादी, दादी में क्या है? दा और दी, मात्रा चिन्ह क्या होगा? इस तरह से होगा, ठीक है। तो इन तीनों में देखो ये हमने लिखा हुआ है कि इन तीनों शब्दों का मात्रा चिन्ह जो हुआ है, मात्रा चिन्ह, वो ये बाद वाला जो है ना, ये लघु वाला डंडा नहीं है, ये पूर्ण विराम वाला है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ओ औ ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका इत्यादि, तो इनमें ओला जो है ये गुरु होगा, ला भी गुरु है, ओ भी गुरु है ना। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे संसार, देखो चंद्रबिंदु जहां पर होगा वो लघु में काउंट होगा, लेकिन जहां पर अनुस्वार होगा वो गुरु में काउंट होगा। जैसे संसार का अगर हम मात्रा चिन्ह बनाएं तो क्या बनेगा? संसार में संग है ना, तो हम इसको डुअल मात्रा देंगे, मतलब ये 2 मात्राओं का है एक चिन्ह। सा, ये भी डुअल मात्रा चिन्ह है। फिर र, ये एक है। इस तरह से बनेगा इसका मात्रा चिन्ह। तो लघु और गुरु आपको समझ में आ गए। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, ठीक है। विसर्ग जिसमें लगा होता है ये भी गुरु होता है। जैसे स्वतः, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है स्वतः। इसमें मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा। देखो स्वतः लिखा हुआ है, तो स्वतः में क्या है? स्व जो है ये लघु है, इसमें जो आधा सा इसका कोई अस्तित्व तो नहीं माना गया है, ठीक है। तो स्व जो है संयुक्त जो व्यंजन है ये लघु है, और तह जो है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है ये गुरु है। तो इस अंतर को समझिए। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। जैसे सत्य, इस बात को समझिए जरा। सत्य, सत्य में त्य जो है ये संयुक्त वर्ण है। हम सत्य की बात कर रहे हैं, तो सत्य में जो सत्य है ये, ठीक है, इसमें आप देखिए जो त्य है ये क्या है? संयुक्त है। और इसके पहले स जो है ये लघु वर्ण है, लेकिन चूंकि ये स त्य के पहले आया है, मतलब एक संयुक्त व्यंजन के पहले आया है, इसलिए जब इसको हम मात्राओं को काउंट करेंगे तो ये गुरु बोला जाएगा, ठीक है। और त्य जो है ये तो लघु है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, गति की बात करते हैं। छंद के, हमने आपको बताया था जब ये समझाया था कि छंद के पढ़ने के प्रवाह को लय या गति कहते हैं। गति किसको कहते हैं? लय को कहते हैं। गति का महत्व जो है वाणिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वाणिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता, ठीक है। चलिए यत या विराम, विराम क्या होता है? देखो जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या फिर कोई विशेष प्रकार का छंद पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम एक सांस में तो पढ़ नहीं सकते, हमको रुकना होता है कि कहाँ पे रुकना है। अच्छा, अगर हम जहाँ मर्जी आई वहाँ रुकने लगेंगे तो कविता अपना लय खो देगी, है ना। जैसे चौपाई हम पढ़ते हैं तो चौपाई हमने पढ़ी कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। हमने कहा यहाँ कुम्हड़, फिर बोले बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। तो यहाँ पे देखो लय बिगड़ गई, क्योंकि हमने यति सही जगह पे नहीं दी, ठीक है। तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। एक नियम क्रम रहता है, उसके बाद में सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यत या विराम कहते हैं।
तुक क्या होता है? देखो, छंद के चरणों के अंत में समान स्वरयुक्त वर्ण स्थापना को तुक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कुमार विश्वास जी की एक कविता है कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, चांद सूरज जानते हैं जिद हमारी जद हमारी। तो यहाँ पर जो हद और जद हैं ये तुकांत हैं। हमारी के साथ साथ एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, हद हमारी, हद हमारी, ठीक है, और चांद सूरज जानते हैं जिद हमारी जद हमारी। तो ये तुक मिलाया गया है, मतलब अंतिम जो लय बनाने के लिए जो तुकांत हैं, ये शब्द जो वो यूज होते हैं उनको तुक बोलते हैं। जैसे आई जाई चक्र वक्र इस तरह के शब्द स्वर बनाने के लिए, लय बनाने के लिए हम लगाते हैं तो उनको तुक बोला जाता है। ठीक है, कविता तुकांत बोली जाती है। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। बड़ा सिंपल बात है ये तो। अब छंद के भेद देखते हैं। देखिए, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वाणिक छंद, दूसरा होता है वाणिक वृंत, तीसरा होता है मात्रिक छंद, और चौथा होता है मुक्तक छंद। ठीक है, तो इसमें हम 3 पढ़ेंगे, वाणिक छंद पढ़ेंगे, मात्रिक छंद पढ़ेंगे और मुक्तक छंद पढ़ेंगे। देखिए, वाणिक छंद क्या होते हैं? केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। मतलब ऐसे छंद जिनमें वर्णों का क्रम निश्चित होता है और वर्ण गणना मुख्य होती है, ऐसे छंदों को वाणिक छंद कहते हैं। मात्राएं कितनी हैं, कम है, ज़्यादा, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जिनमें वर्ण गणना के आधार पर छंद रचा जाता है उनको वाणिक छंद कहते हैं। ठीक है, वाणिक छंद के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक साधारण वाणिक छंद होता है, दूसरा दंडक होता है। ठीक है, अब साधारण क्या होता है? 1 से 26 वर्ण तक के चरण या पद रखने वाले जो वाणिक छंद होते हैं इन्हें साधारण वाणिक छंद कहते हैं। ठीक है, अब जिनमें 1 से 26 तक के है ना, और जिनमें देखो 1 से 26 तक के जो एक चरण या पद में जिनमें वर्ण होते हैं ऐसे साधारण कहलाते हैं। और दंडक में क्या होता है? 26 से अधिक होते हैं। तो हमें दंडक वगैरह नहीं पढ़ना है, ये समझाने के लिए आपको बता दिया कि ऐसा होता है, बाकी इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रमुख वाणिक छंदों की बात कर लेते हैं कुछ। एक प्रमाणिका, प्रमाणिका में प्रत्येक जो चरण होता है उसमें 8 वर्ण होते हैं। स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक सभी में 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, है ना। वंशस्थ, भुजंग, प्रयात, द्रुति, विलंबित, तोटक, इन सभी में 12 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका 14 वर्ण होते हैं। मालिनी 15 वर्ण होते हैं। पंचचामर, चंचला, इन सभी में 16 वर्ण होते हैं। मंदा, क्रांता, शिखरणी, इन देखिए ये अलग अलग जो छंद आपके दिए गए हैं इनमें वर्णों की संख्या बताई गई है। अब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि छंद के अंदर अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है, और अगर एक ही क्लास में हम ये ख़त्म करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट हम लोग क्लास करेंगे उसमें देखेंगे कि छंद के जो वाणिक और मात्रिक छंद हैं उनके प्रकार, उनके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।